नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। हरियाणा की राजनीति में जब भी सत्ता से सीधे टक्कर की बात होती है तो एक ही राजनेता का नाम सामने आता है, वो है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता जो सरकार से समझौते की नहीं बल्कि टकराव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। चाहे बात किसान आंदोलन की हो, बेरोजगारी का सवाल हो या फिर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष की बात, ये वो नेता हैं जो फ्रंट लाइन पर हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं। आज उन्हीं से बातचीत होगी जो ताजा तरीन मुद्दे हैं हरियाणा की राजनीति के, उन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैंने इंट्रो में बता दिया कि आप किस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और आज एक बार फिर से भले ही आप सदन में नहीं लेकिन सड़क पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है बुजुर्गों की पेंशन की लड़ाई। तो वो लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी और क्या वो अंजाम तक जाएगी, इसको लेकर क्या रणनीति है? चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा गरीब आदमी की, कमज़ोर आदमी की और किसान वर्ग की, जब किसी ने भी उनकी अनदेखी करी, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद बनी हुई कांग्रेस की सरकार थी जी, उसने करी, चाहे कोई और किन हालात में हुई, उन्होंने हमेशा जब तक उनको न्याय नहीं मिला तब तक उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया और उन्होंने उनके साथ न्याय करवाया। चौधरी देवीलाल की अपनी कुछ नीतियां थी, कुछ उनके अपने एजेंडे थे, उनके अपने फैसले थे राजनीति में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, और आज अगर प्रदेश की सरकार चौधरी देवीलाल की द्वारा दी गई जी, लोगों को सुविधाएं, उनसे उनको वंचित करने का प्रयास करे या उसको कोई ना कोई तरीके से उसको काटने का काम करे, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने चौधरी देवीलाल से और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से अपनी राजनीति सीखी है या उनके सिद्धांतों पे चलने का काम किया है, वो हर हालत के अंदर इस पेंशन के इशू को लेकर के सरकार से दो हाथ करने को तैयार बैठे। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश के उन बुजुर्गों को जिनकी सम्मान पेंशन को काटने की एक योजना के तहत किस तरह से उसको कम किया जाए, किस तरह से बुजुर्ग की पेंशन काटी जाए, उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कुछ कैप लगाए। कहीं बिजली के मीटर की बात आई, 25,000 से ज़्यादा का बिल आएगा तो पेंशन नहीं देंगे। किसी की 3 लाख की आय दिखाई गई कि जिसकी 3 लाख तक की आय है उसकी पेंशन काट देंगे। फसल किसी ने बेच दी, उससे उसकी पेंशन काटने की बात आई। हाँ जी। किसी के परिवार में कोई नौकरी कर रहा है तो उनके बुजुर्गों की पेंशन, कार है किसी घर में, कैप लगा दिया। कहीं 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर कार तो आज पुरानी जो गाड़ियां हैं वो तो 10-20 हज़ार रुपये में मिल जाती है, और वो भी किस्तों में मिल जाती है। 200-200, 500-500 रुपये की किस्त में मिलती है। कैसे मतलब लोगों के सामने परेशानी खड़ी करें, इसके लिए इस तरह के फैसले लिए। और जब ये फैसला लिया गया तो हमने भी अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई हिसार में, और मीटिंग बुला करके ये फैसला किया कि चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया सम्मान जो है, अगर कोई उसको कम करे, उसको अपमान करने की कोशिश करे हमारे बुजुर्गों की, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए चाहे कितना बड़ा भी आंदोलन करना पड़े, कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सड़कों पे आना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये पिछले 7-8 दिन से 10 दिन से हमने इस मुहिम को बहुत तेज़ किया। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है एक एक गांव में जा रहा है, बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि गांव में कितने लोगों की पेंशन कटी। कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे दिया आज कि जिन किसी की भी पेंशन रोक ली गई या जिस किसी की पेंशन कटने की बात आई है, गांव गांव में अनाउंसमेंट्स करो, लोगों को पंचायत घर में बुलाओ, उनकी लिस्टें बना लो
और तुरंत प्रभाव से अगले 2-3 दिन में सबके घरों में पेंशन पहुंचाओ। ये आपके ऐलान का असर ये आप हमारे मानते हैं? ऐलान का असर है। ये हमारे ऐलान का असर नहीं, ये सरकार को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जब कभी भी हरियाणा की किसी ने भी अनदेखी करी, हमने उसको चेतावनी दी और केवल चेतावनी तक नहीं सीमित रहे। फिर उसके लिए अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हमने बड़े जोरदार तरीके से उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। SYL के इशू के ऊपर जी। हमने सरकार को जो है मजबूर किया था। हमने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश का जो पानी रोका गया भाखड़ा का, जी जी। उसमें केवल हमारी पार्टी थी जिसने खुले रूप से ये कह दिया था कि या तो 20 तारीख 25 तारीख तक पूरा पानी दे दो, और नहीं दोगे तो फिर हमें पानी लेना भी आता है और हमें पंजाब की सरकार को घुटनों पे ले करके आना भी आता है। और हमारी उस बात का ये असर हुआ, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछा तो उसने तो आगे से चल करके ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कुछ भी कर सकती है। और पंजाब की सरकार को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर पानी नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने 23 तारीख को पानी छोड़ दिया। हमने पेंशन के लिए भी सरकार को ये कहा है कि या तो 20 तारीख को फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीफ मिनिस्टर ये कहेगा विधानसभा के सत्र में, क्योंकि उस दिन सत्र है, जी जी। ये कहेगा कि हमने किसी की पेंशन नहीं काटनी, हमने सबको सम्मान पेंशन देनी है। मतलब आय की कैप ही हटा दे, आप सारे ये मांग हटानी रहे हैं? पड़ेगी। अच्छा। हमने कहा ये हटाओ और 3200 रुपये करके दो। चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा था कि मैं 1 नवंबर से 3200 रुपये दूंगा। ये 21 अक्टूबर की बात है। जी जी। आज 4 महीने हो गए। वो बढ़ा करके देना तो दूर की बात, काटनी शुरू कर दी। हमें कैसे अपने बुजुर्गों को सम्मान दिलवाना ये हमें आता है। बीजेपी वाले तो अपमान करते हैं अपने बुजुर्गों को, इनको तो पता ही नहीं है बुजुर्ग क्या होता है। लेकिन हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने का काम किया है और चौधरी देवीलाल ने हमेशा गरीब आदमी को, जिस किसी को कमजोर करने की कोशिश करी, उसके साथ न्याय करवाया। हम उनके दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और हर हालत के अंदर ये पेंशन 3200 रुपये लेंगे और बुजुर्गों को दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे साफ करवाना चाहती आज सरकार जो है पूरी तरह से जी हमारे आदेश की पालना पे लगी हुई है। आज आप देखना, अगले 2 दिन में आप खुद ये चीज अखबारों में भी और सोशल मीडिया पे खुद ये देख करके मुझे फोन करके कहोगी कि जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। अब जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने कहा कि जो इनकम की कैपिंग की आप बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस राज में भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ था। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि कैप को बिल्कुल हटा दे, सरकार हटा देगी कैप को? चौधरी देवीलाल ने जिस दिन पेंशन बनाई थी उस दिन भी ये बात अधिकारियों की तरफ से कही गई थी कि जो इनकम टैक्स पेई है या जो बड़े जमींदार हैं या जिनके घर में कोई जॉब करता है उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जो देवीलाल ने सीधा जवाब था अपने अफसरों को कि एक आदमी टैक्स पेई है, उसका बाप का उस की इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, वो उसमें कहीं पार्टनर नहीं है जी। क्या उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? अगर एक अधिकारी को पेंशन दी जा सकती है, एक MLA MP को पेंशन दी जा सकती है, एक मिनिस्टर को पेंशन दी जा सकती है, तो फिर उस बुजुर्ग को क्यों नहीं दी जा सकती जिसने इस देश के लिए अन्न पैदा करने का काम किया, जिसने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया? उस मजदूर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती जिस मजदूर की वजह से आज इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं? क्या उसका अधिकार नहीं है? लेकिन आपके इस बात पर ऐतराज किया है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तो इन्हीं का टाबर ले रहे हैं पेंशन, तो पहले सबसे पहले पहले ये कर दें। नहीं, आप छोड़ देंगे? हम तो 1 मिनट लगाएंगे। देश में कानून बने इस बात का कि किसी MP MLA को जो एक बार MP MLA रह लिया उसको पेंशन नहीं मिलेगी। या पेंशन मिले तो आय के आधार पर मिल जाए? नहीं, क्यों आए? क्या मिले ही ना? मिले ही नहीं। अच्छा। किस चीज की पेंशन है MLA MP को, ये बताओ ना। किस चीज की उसको मेडिकल भत्ते दिए जा रहे हैं? किस चीज का उसको यात्रा भत्ता दिया जा रहा है? किस चीज की सुविधाएं दी जा रही है? MLA MP लोग चुन करके भेजते हैं, उसका काम लोगों की सेवा करना है, ना कि लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई पे डाका डालना है। हम तो पहले दिन से, हमारी पार्टी पहले दिन से इस बात की पक्षधर है कि
ये जो एमएलए एमपी की पेंशन है, ये जो इनको कोठियां दी जाती है, जो सुविधाएं दी जाती है, ये खत्म होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत आप अपने आप से, अपने आप घर ये से देखो करें। कि एक एमएलए जो है उसको फ्लैट मिलता है, उसको कोठी मिलती है, उसका किराया 200-300 रुपए है, वो भी कैपिटल में, जी जी जी। जहाँ लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया किराए पे कोठियां मिलती है, वहां उसको 200 रुपए में मिलती है। ये क्या तरीका है? ये लूट है कि नहीं है? मेरे से इस बात से एमएलए एमपी को तकलीफ होगी, नाराज होंगे कि ये तो हमारी पेंशन कटवाने पर लगा है। मैं उनकी पेंशन कटवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं कटने देना चाहता। इसलिए उन एमपी एमएलए को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, खास करके हरियाणा के जो एमएलए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जब सेशन आए तो तुम सारे खड़े हो विधानसभा में इस बात के लिए कि बुजुर्गों को अपमानित नहीं होने देंगे। जो कैप लगे हटाओ। कांग्रेस ने कैप लगाया, उसका खामियाजा भुगते कि नहीं भुगते? इनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2029 में बुजुर्ग आदमी वोट डालने जब जाएगा, उसका परिवार वोट डालने जाएगा, तो जरूर इस बात को याद करेगा कि ये लोग तो वो लोग हैं जो हमारी पेंशन पे भी कलम चलाते हैं, जो हमारी सुविधाएं छीनना चाहते हैं। पर पहले तो ये बात माने, सरकार की काट रहे हैं, मुख्यमंत्री तो मान ही नहीं रहे। उन्होंने तो आंकड़ा गिनवा दिया कि इतने 1,05,000 मर गए हैं मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 1,05,000 लोग मर गए। उस मुख्यमंत्री को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए था कि कोविड के अंदर भी इतने लोग नहीं मरे हमारे हरियाणा में, जो वक्त महामारी थी उस वक्त भी नहीं। तुम हमारे बुजुर्गों को अपमानित तो करते करते हो, उसके साथ साथ तुमने फर्जी तरीके से उनको शमशान घाट पे पहुंचा दिया। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात हो सकती है? अगर 1,05,000 बुजुर्ग मरे तो मुख्यमंत्री के पास तो डाटा होगा, वो डाटा विधानसभा में ले पेश करे, बताए, उसको सार्वजनिक करे, अभी करे अखबार में, कहाँ किस किस जिले के अंदर किस किस आपके सब डिवीजन के ऊपर कितने कितने लोगों की डेथ हुई और कौन कौन लोग थे, उनके नाम सार्वजनिक करें। ये क्या तरीका है? ये मुख्यमंत्री को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो ये बात का फैसला भी करे कि कितने मरेंगे कितने जिएंगे? दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो पिछले काफी लंबे वक्त से है, लेकिन अब क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया, एचपीएससी को लेकर बहुत विवाद है। कांग्रेस ने आह्वान किया 17 फरवरी को कि वो भी पंचकुला डेरा डालेंगे, दफ्तर का घेराव करेंगे। उसमें मतलब 2% लोग पास हुए। हाँ, 2.29 कुछ भी लगा। हाँ, 3 कर लो। हाँ जी, हाँ जी। इतने लोग पास हुए, वो सार्वजनिक तो करे कि वो पास कौन हुए। उनमें भी मुझे लगता नहीं कि हरियाणा के 10% भी होंगे। वो कह रहे योग्यता के आधार पर ही ये कौन सी पैमाना योग्यता रखा है? ये सारे पर्ची और खर्ची के मामले हैं। बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा रखा है। क्या हरियाणा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको चेयरमैन बना दिया जाए? इसका मतलब तो अगर तुम्हारे पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो तुम भी इस योग्य नहीं हो कि तुम चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठो और तुम मिनिस्टरों के पद पे बैठो। फिर तुम्हारे में कौन सी योग्यता है तो बता दो। तुमने कौन सी डिग्री हासिल कर रखी है जो तुम इन पदों पे बैठ करके ये बात कहते हो? तुम अपने ताकत से इन पदों पे नहीं आए। ये तो कांग्रेस की कमजोरी, कांग्रेस ने मिल करके भाजपा को सत्ता में आने का मौका दिया। पहले इन जेजेपी वालों ने, इनका नाश हुआ, अब कांग्रेसियों का नाश हुआ। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान को भुगतना पड़ रहा है, प्रदेश के उस बुजुर्ग को जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा, उसको भुगतना पड़ रहा है। आज आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रही? कहाँ निभा रही है? कांग्रेस ने अभी तक ये बताओ कौन सा ऐसा फैसला किया इस सरकार के खिलाफ, कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी अब तक भी? एक साल में विधानसभा के अंदर भी आप मुझे बताओ, कामरों को प्रस्ताव लेकर के आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, उस पर बहस करने की बजाय वॉकआउट करके भागे। ये कौन सा विपक्ष है? विपक्ष तो हमारा था। हम सरकार को नाक रगड़वाते थे, जो गलत फैसले थे उन फैसलों को ठीक करवाते थे। विपक्ष का काम सरकार को सबक देना है। नहीं, वो काम तो आप विपक्ष में वो तो सदन के बाहर भी कर पा रहे हो। वो तो सरकार के साथ मिले हुए हैं। पूर्ण रूप से कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनाई। आज ये बात बच्चा बच्चा जानता है, हर आदमी को पता है। हर आदमी जहां कहीं 10 आदमी बैठते हैं, बात करते हैं, कहते हैं बीजेपी की तीसरी बार की सरकार जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे की है, उन्होंने बनवाई है।
लेकिन वो आरोप लगाते गलत हैं कि टिकटों का वितरण किया, और उसके साथ साथ जहां गलत टिकटों का वितरण किया गया वहीं अपने लोगों को हराने का काम भी किया। लेकिन वो आरोप लगाते कि सारा का सारा माहौल बनाया गया आप आईएनएलडी की एक तरफ काम से, करो, उनको जनता कहाँ से नहीं हमें नहीं, इसमें? आप उनसे एक बात करो, वो आरोप लगाते हैं, मैं तो आरोप लगा के आपको ये भी कहता हूँ कि आप उन लोगों को खुले मंच पे लाओ, या तो मैं ये साबित करूंगा कि ये टोटल का टोटल जो है सरकार बनी है ये कांग्रेस की देन है, और किस तरह से कांग्रेस ने यह सरकार बनवाई, या वो ये साबित कर दे कि हमने कहीं भाजपा की मदद करी है। आज भी अगर सरकार से कोई लड़ रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। एक और बड़ा मुद्दा है एसवाईएल का, जो आप पहले भी उठाते रहे, आपकी पार्टी ने भी उठाया है, मतलब बहुत पहले से उठाया, क्योंकि मुद्दा 4 दशक से ऊपर का है। एसवाईएल को लेकर जब मैंने शिक्षा मंत्री से हाल ही में सवाल किया कि एसवाईएल का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका हरियाणा के हक में, तो फिर फैसला हो ही जाना चाहिए, बंटवारा हो जाना चाहिए, अब टेबल टॉक का क्या मतलब रहता है? तो वो कहते हैं कि ये कौन सवाल करता है? वो विपक्ष जो कभी सुनवाई तक भी नहीं गया। उनको ये पता नहीं है बेचारों को, ये फैसला 2002 में हमारी सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट से आया था। एसवाईएल का जो फैसला था, एसवाईएल की लड़ाई जो थी हमने लड़ी थी, ये तो कभी, इनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है बीजेपी वालों को, तो भी एसवाईएल क्या चीज़ थी, इनका तो राजनीतिक उस वक्त कोई कद था ही नहीं। ये तो हमारे कंधे पे चढ़ करके सत्ता में आते थे, कभी हमारे साथ मिल करके आए, कभी बंसीलाल के साथ मिल करके आए। एसवाईएल में जो बात ये कहते हैं, चाहे कोई मिनिस्टर कहे उनका, चाहे चीफ मिनिस्टर कहे, उनको या तो वो ना समझ है, और या फिर वो जानबूझ करके लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जी। अगर अधिकारी ही बैठ करके इसका फैसला करते तो ये मामला कोर्ट में क्यों जाता है? फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों करती? फिर तो अधिकारी पहले ही बैठ के कर लेते। आप ये मान के चलो, जब तक पंजाब का चुनाव नहीं होगा एसवाईएल पे ना तो लटका के रखेंगे, पर्दे, हाँ लटका के इसलिए रखेंगे कि केंद्र की सरकार का डंडा है इन दोनों पे, इसलिए लटका के रखेंगे कि अगर हरियाणा के हक में ये फैसला लागू करवा दिया तो पंजाब में चुनावी जमीन कमजोर हो जाएगी। ये हरियाणा के हक में है। अगर हरियाणा को एसवाईएल का पानी आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे खत्म हो जाती है। पर वो तो पिछली टॉक को अपनी कामयाबी बता रहे कि अब थोड़ा सा रुख नरम हुआ है पंजाब का, मुख्यमंत्री क्या का। हुआ ये बताओ? वो कह रहे कि अभी तो हम टेबल पे बात कर रहे हैं। तुमने अधिकारियों पे कैसे छोड़ दी ये बात? वो इस बात को इस तरीके से ले रहे हैं कि पहले बोलते थे एक बूंद पानी नहीं देंगे, इस बार मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा मानने की हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो उसको रणनीतिक जीत बता रहे हैं। नहीं, उसने ये भी तो कहा है मुख्यमंत्री ने कि इसमें जूस कहां से आएगा, और क्या कहेगा वो? कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा। पंजाब में बनी बनाई नहर जो थी उसको बंद कर दिया गया, पाट दिया उसको, सारा पाड़ दिया। जब नहर ही नहीं बन पा रही तुम्हारे से, तो तुम पानी की कहां बात कर रहे हो, कहां नरम रुख की बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारा डोल ही नहीं है कि तुम एसवाईएल के ऊपर इस मुद्दे पे कहीं अपना स्टैंड ले सको। ये स्टैंड भी नहीं ले सकती, ये उस पर 4 अक्षर लिख करके विधानसभा से नहीं भेज सकते, ये उसके लिए संयुक्त पार्टियों की एक बैठक नहीं बुला सकते। वे बुला करके कहीं हम, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा हमारे हक में किया तो मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग बुलाई थी जी। हमने खुल करके कहा कि जो फैसला आप लोग, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा मंत्री से मिलेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। 5 साल निकाल दिए थे, 10 साल निकाल के गया, प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया था मिलने के लिए। ऐसे तो मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार बन जाए, शाम से पहले देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे, उसको ये कहना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि जब हमारी सरकार आए तो हम बुढ़ापा पेंशन भी डबल कर देंगे, कर देंगे। आपके माइंड में ऐसा क्या है कि आप जब सरकार अगर बन जाती है 2029 में आईएनएलडी की, तो आप ऐसा क्या फैसला करेंगे जिससे बीजेपी का जो नैरेटिव अभी सेट किया गया है उस नैरेटिव को आप तोड़ पाएं? हम सबसे पहले तो हमारी सरकार बनने के बाद, सरकार हमारी इसलिए बनेगी कि लोगों का विश्वास अब कांग्रेस से भी उठ चुका है, लोगों का विश्वास अब बीजेपी से भी खत्म हो चुका है। अब लोगों का भरोसा है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर है। और आप देखना हमारी सरकार जो बनेगी, हम ये जो जितने भी इन्होंने पोर्टल बना रखे हैं जिसकी वजह से लोगों के सामने रोज नई नई समस्याएं आती हैं,
हम पोर्टल खत्म कर देंगे, नहीं रहने देंगे, हम पुराना सिस्टम लागू करेंगे। पहले ये होता था कि अगर बाढ़ आ गई, जी, अगर बारिश ज़्यादा की वजह से फसल खराब होगी, अगर कोई सूखा हो गया, तो जो नहरी पटवारी होता है उसकी एक जिम्मेवारी होती है। मोदी जी ने एक बात कही थी, जब ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस हुए थे तो हरियाणा में आए थे, रिवाड़ी में जी, एक्स सर्विसमैन की मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में इन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद हर घर में एक आदमी को काम दे दूंगा। लोगों ने तो ये विश्वास किया कि भी हर घर में एक आदमी को काम मिलेगा तो घर के अंदर कोई 10 रुपए आएंगे जिससे घर मजबूत हो जाएगा। और इसने उस घर के एक आदमी को सारा दिन सड़कों पे ला करके खड़ा कर दिया, पोर्टल के बहाने कागज इकट्ठे करो, आज फलाना पोर्टल आ गया, आज फलाना पोर्टल आ गया। जब इतने मुद्दे गिनवाए जाते हैं सरकार के खिलाफ, फिर सरकार से जब हम इन्हीं मुद्दों पर सवाल करते हैं तो उनको कहते हैं कि ये विपक्ष के लोगों को दिक्कत है, मुद्दा है नहीं जनता का। अगर मुद्दा जनता का होता तो तीसरी बार सरकार नहीं बनाते हम लोग। अगर जनता का मुद्दा पेंशन नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री ने क्यों अनाउंस किया आज ये क्यों कहा कि फटाफट पेंशन बांटो? फिर पेंशन रोकी क्यों? मुद्दा नहीं है तो पता लग गया कि नहीं लग गया कि मुद्दा है? क्योंकि उनके पास एक बात है कहने को कि तीसरी दफा सरकार बनी है हमारी भाई। सरकार तो सबको पता है कैसे बनी है, किसने बनवाई है, ये किसी से छुपी हुई थोड़ी है। आपके लिए भी कहते हैं कि विरोध की राजनीति करते हैं अभय सिंह चौटाला, तो किसके विरोध? आप विरोध की राजनीति करते हैं जनता के हकों लोगों की लड़ाई लड़ता हूं। अगर हरियाणा प्रदेश के किसी भी वर्ग के साथ सरकार उसकी अनदेखी करने की कोशिश करे, सरकार उसको परेशान करेगी, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसके साथ जाकर के खड़ी हो जाएगी। हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि वो वर्ग विशेष के लोग आकर के हमें कहे। हम 36 बिरादरी की राजनीति करने वाले लोग हैं। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश बनाया था। इस प्रदेश के किसी भी नागरिक को सरकार की तरफ से कोई तकलीफ दी जाएगी, हम उस तकलीफ देने वाले को भी और तकलीफ होने वाले को भी, होने वाले की मदद करेंगे, देने वाले को सबक देंगे। रामकुमार गौतम वरिष्ठतम विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर बहुत आपत्ति हुई थी। फिर उन्होंने बाद में कहा कि वो तो मैंने आपके बिना नाम लिए बोला कि मैं तो उनके लिए कही थी। मैं तो उसकी तसल्ली कराऊंगा। मैंने तो कोर्ट में डालना है केस अभी। मैंने उसको पहले नोटिस भेजा था कि माफ़ी मांग ले, उसने माफ़ी नहीं मांगी। अब मैं कोर्ट में जाऊंगा, आप देखना, माफ़ी मांगेगा, नाक रगड़ेगा। मैं गाली सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ। रामकुमार गौतम को किसने अधिकार दे दिया कि वो मेरे बारे में इस तरह की बात बोलते? मुझे जिस दिन मिला गला पकड़ के पूछूंगा पंडित जी से कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तैने मुझे ये बात कही। ये क्या ये मुझे, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना मतलब घर बैठे बैठे मुझे कोई बकवास करके कुछ भी कह दे, मैं उसको सुनता रहूं, बर्दाश्त करता हूं। मैं नहीं, मेरा कार्यकर्ता भी नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं अगर आज मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात की छूट दे दूं, खास करके यूथ की जो हमारी टीम है उसको, कि जो इस तरह की बकवास करते हैं इन लोगों को सबक सिखाओ, तो इनको शाम को सीधा कर दें। गाली देना, कैसे कोई किसी को गाली दे सकता है? चाहे वो कोई आप भी हैं, कोई आम आदमी भी है, कोई भी नहीं, किसी को भी कैसे दे सकता है कोई? ये अधिकार किसने दे दिया? आपको इसके पीछे भी राजनीति लगती है? जानबूझ के किसी क्योंकि बीजेपी के ऐसी पार्टी, बीजेपी जो पार्टी लाइन सेट के कोई वहां पर बोल नहीं पाता, फिर इतनी खुली छूट कैसे? अरे भाई, बीजेपी ने हमेशा जात पात मजहब और धर्म की राजनीति करी। हमेशा से उन्होंने इस तरह की बकवास करी। पहले राजकुमार सैनी को आगे किया था, जिसने जाट को टारगेट किया। अब 3 लोगों को खड़ा किया, एक को नहीं, 3 को, रामचंद्र जांगड़ा को किया, उसके साथ साथ इसको रामकुमार गौतम को किया, और तीसरा एक और की भी स्टेटमेंट आई थी इस तरह की, नरवीर की आई थी, राव नरवीर, ठीक है, राव नरवीर की रैली के अंदर से, रैली के अंदर। जी जी, ये टारगेट किए जाते हैं, इस तरह से टारगेट करके, मतलब जहाँ ये कमजोर हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अब तुम्हारी सरकार जाएगी, अब तुम कमजोर होते जा रहे हो, अब हर जाति विशेष वर्ग के लोग जो है वो तुम्हें नफरत की दृष्टि से देखने लग गए। तुमने केवल जात पात की राजनीति करके वोट हासिल करने का काम किया, लोगों से किए वायदे पूरे नहीं किए। ये जो पेंशन कट रही है, कोई एक जात विशेष के लोगों की नहीं, सबकी काट रहे हैं, तो सबको तकलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, धन्यवाद।